दुनिया के अंदर 84 लाख योनियों में 33 करोड़ देवी देवता में प्रथम पूज्य अगर कोई बनाया भगवान अपने गणेश जी को, तो उसका सबसे बड़ा कारण बुद्धि के देवता अर्थात वो विचार की उद्यमशीलता है, जिसके कारण से अपने विचार के बलबूते पर शक्ति तो होगी, लेकिन विचार की अगर कहीं कमी रह जाती तो हमको मालूम है कि विचार के आधार पर ही भगवान ने, परमात्मा ने खास करके हमारे लिए ये देवी देवताओं के माध्यम से सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत हमको दी। जब मैं आपसे कोई बात यहाँ कर रहा हूँ तो मैं अतीत के वैसे कई सारे उदाहरण भरे पड़े हमारे अपने देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। ये अपने देश की विशेषता है कि अगर हमारे लिए अभी अभी ये 31 दिसंबर आ रहा है, अब कहने के लिए साल का परिवर्तन होगा। अब साल का परिवर्तन होगा, हम सब जानते हैं कि ये 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से लगा करके 31 दिसंबर तक वर्ष के परिवर्तन में एक धर्म विशेष के लोग किसी के महापुरुष भगवान उनकी अपनी भावना से वो उनके जन्म के आधार पर वर्ष का परिवर्तन मानेंगे। कोई किसी देवता के शरीर छोड़ने से उनके साल का परिवर्तन मानेंगे। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली भारतीय लोग कि हमारा संवत का परिवर्तन जब होता है तो संवत के परिवर्तन से किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं जुड़ेगा। वो परिवर्तन उद्यमशीलता से जुड़ेगा, सामर्थ्य से जुड़ेगा, सक्षमता से जुड़ेगा और आर्थिक संपन्नता से। और आर्थिक संपन्नता भी कैसी, जिसको हमारे वेद वाक्य में कहा गया कि हम सैकड़ों हाथों से कमाएं और हजारों हाथों से वापस बांटें। ये हमारी गौरवशाली विरासत, ये हमारी उस सक्षमता का प्रतीक, ये उसी भाव से वापस ले जाता है कि जैसे आप देखें कि हमारा संवत प्रवर्तन, मान लो विक्रम संवत की बात करते हैं कि 2000 साल पहले अगर विक्रम संवत का प्रादुर्भाव होता है तो विक्रमादित्य ने अपने देश से तमाम आतताइयों को अपने तलवार के, पुरुषार्थ के, पराक्रम के बलबूते से पूरे भारतवर्ष को मुक्त कराया। और मुक्त कराने के बाद जब सुशासन की बारी आई, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने की बारी आई, तो उन्होंने अपने उस पद्धति को विकसित किया जिस आधार पर हमारे यहाँ संवत लागू करने की परंपरा है। इसलिए आप उल्लेख करिए इस बात का कि विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले विक्रम संवत प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा मेरे भूभाग पर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई कष्ट में नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। इसलिए केवल बोलने के बजाय सबको अपने अपने बलबूते पर जो जिस तरह का जिस लायक व्यक्ति है सबको कर्ज मुक्त करने के लिए सबको आमंत्रित करके सारा धन अपने कोष से देकर भारत उस समय का भी आदर्श बना जब संवत प्रवर्तन की हमारी जो शर्त है कि हमारे समूचे शासन के उस परिक्षेत्र में किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। वो केवल कर्जा नहीं, उतना आपको अंदाज लगा लो कि ऋणमुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में देवस्थान है, सबको ऋण मुक्त करना। और ये ऋण मुक्त करके दोबारा लोगों ने कहा चलो दुनिया भर के लोगों से कहा कि आप अपने भारत के साथ आकर के अगर आप रिश्ते बनाना चाहते हो, संबंध बनाना चाहते हो तो भारत अपने सामर्थ्य से सबको मौका देता है। मैं आज इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि विक्रम संवत के प्रारंभ होने की शर्त सबको कर्ज मुक्त करना और उद्यमशीलता के लिए उतना और धन देना। ये कोई कभी कल्पना कर सकता है कि कोई शासन करता है इतना जबरदस्त रूप से धन अपने पास कैसे एक तरह से बांटने के भाव में लाता, लेकिन बांटना नहीं, समाज के लिए संपन्नता के आधार पर विचारों की उद्यमशीलता के साथ आर्थिक संपन्नता के लिए ये अतीत के काल का गौरवशाली पक्ष है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम उस देश के वासी हैं जहाँ संवत का प्रवर्तन सामर्थ्य से होता है, किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं होता है। हमारा विक्रम संवत उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हमें इस बात का गर्व, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अभी संयोग सुखद अभी माननीय सिंधिया जी कह रहे थे, कितना आपने उसका आकलन कर लेना। 1942 का जब परमाणु बम के आधार पर जापान की अर्थव्यवस्था सहित उस देश की हालत क्या हो गई थी। देश आजाद 47 में हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से देश भी आजाद हुआ। वो जापान अच्छा खासा देश नष्ट भ्रष्ट हो गया, लेकिन वो आर्थिक रूप से खड़ा होकर कहां से कहां चला गया। लेकिन ये संयोग है कि हमारे तत्कालीन शासनकर्ताओं की दृष्टि देश को उस तरह से ले जाने की नहीं थी।
उसका दुष्परिणाम है कि देश अपने खुद के खाने के लिए भी अमेरिका पर लाल गेहूं पर निर्भर रहा, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके कारण से 11 साल के अंदर ही न केवल भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बल्कि 11 नंबर से खसक करके चौथे नंबर पे आया और अब जापान को भी पीछे छोड़ करके 27 तक वास्तव में तीसरे नंबर पे आ रहा है। और अभी हम ये समाचार पत्रों से, बाकी चीजों से रोज के घटनाक्रम से अवगत हो रहे होंगे, चाहे हमारा तेल आयात निर्यात का मामला हो या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का मामला हो, हर क्षेत्र में भारत ने हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा है। और हमारे अपने इसी युवा, चूंकि आप नई उम्र के हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस मंच पर मैं जब बात कर रहा हूँ, तो हमारी संभावना उसी प्रकार से, जब मैं इस तरह से बात थोड़े अतीत के काल से वर्तमान पे आता, हमारी सरकार भी बनी 2023 में। सरकार बनने के बाद हमने खुद ने तय किया कि सरकार बनती है जनता के वोट से, लेकिन जनता के वोट से बनने वाली सरकार का अपना विजन क्या है, वो कहां तक जाना चाहते, वो किस प्रकार से बढ़ना चाहते, उनके अंदर के हमारे टारगेट तय होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया, लगभग 3,15,000 करोड़ का हमारा बजट था। हमने कहा ये 5 साल में डबल करेंगे तो सरकार में, इसलिए उस तरह से हमने टारगेट तय किए। अगले साल खसक करके 3,67,000 का बजट किया। इस साल हमारा जो बीता साल गया 2025 का, जिसमें 4,21,000 किया, 5 साल के अंदर डबल करेंगे। आने के साथ ही सरकार के आधार पर कई सारे जो अनावश्यक खर्चे हैं, आप अंदाज लगा लो, दुनिया भर में मेडिकल कॉलेज बनते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ऐसा कहीं नहीं होता जो दुर्भाग्य से अपने यहाँ होता। मेडिकल एजुकेशन अलग, मेडिकल डिपार्टमेंट का मंत्रालय अलग, और दोनों का अपना अपना खर्चा। हमने कहा इसकी क्या जरूरत है, अपने साथ इधर मेडिकल कॉलेज और इधर मेडिकल कॉलेज के लिए लाभार्थी होने बड़ी संख्या में रोगी और बीमार, उनको दोनों को एक करें। इसी का परिणाम है कि लगभग एक मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए 1,000-1,200 करोड़ रुपए से लेकर 4,000 करोड़ तक का खर्चा लगता है। अब हम माहेश्वरी साड़ी घर घर बुनकरों को लूम देकर अपने क्षेत्र के कपास का सही से उपयोग होकर कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने, साड़ी बनाए, वो बुनकरों को दक्षिण भारत से बुला करके महेश्वर की धरती पे लाए और यहाँ से उन्होंने अपनी उद्यमशीलता चालू की। चंदेरी का उल्लेख महाराज ने किया ही था। चंदेरी की साड़ी आज भी अद्भुत है। हमारे यहाँ तो ये कई सालों से यही परंपरा थी। ऐसे हर क्षेत्र में बड़ी संभावना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इसी विचारों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने GIS पहली बार भोपाल में आयोजित हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं, मैं केवल इतने बताना चाहूंगा कि जब भोपाल में GIS का निर्णय लिया तो मेरे सारे अधिकारी दोनों हाथ खड़े करके मना कर रहे थे कि साहब भोपाल में आज तक कभी हुई नहीं, आप कहाँ यहाँ चक्कर में पड़ गए, कहाँ रुकवाएंगे, किसको ठहराएंगे, कैसे होगी। हमने कहा सब अच्छा हो जाएगा। जब हमको बड़ा काम करना तो थोड़े कष्ट भी उठाना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, न केवल उद्योगपति बल्कि सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी भी एक दिन पहले आ गए और एक दिन पहले आकर के न केवल GIS के उद्घाटन में वो शामिल हुए, बल्कि उनके और माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में लगभग 32 लाख करोड़ के MOU हमारे मध्य प्रदेश में हुए। हमें इस बात की प्रसन्नता है, लगातार बीते समय से हमने छोटे छोटे संभाग केंद्र पर जब इन्वेस्टर समिट के जो अभियान चलाए और उसी का परिणाम निकला, आमतौर पे GIS का 10% जमीन पे उतर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फरवरी में GIS हुई है और आज तक लगभग 6 लाख करोड़ के हमारे अलग अलग MSME, हेवी इंडस्ट्री, सभी प्रकार के हमारे उद्यमशीलता के प्रकल्पों के भूमि पूजन हो गए। बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का वर्ष भी चल रहा है। इसी 25 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में देश भर में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगपतियों के द्वारा अपने अपने संस्थानों के भूमि पूजन लोकार्पण भी 25 तारीख को संपन्न होने वाले हैं इसी मध्य प्रदेश की धरती पर। ये वास्तव में बहुत बड़ा टारगेट है, आज तक कभी नहीं हुआ लेकिन पहली बार होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? आपके सबके भरोसे से। जब हमने देश भर में अभियान चलाया
तो हमने जो बिजनेस की सरलता की बात आती है, सरलता से बिजली का, सरलता से भूमि का आवंटन, सब प्रकार की एनओसी, अभी केवल ग्रीनको की बात सुनाना चाहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब डूब गए। अच्छी बात करें तो 2 लाख करोड़ पे थोड़ी ताली वाली बजा के प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। हमारे लिए ये सारी कथा कहानी जैसी बात नहीं है, ये उत्साहवर्धन की बात भी है। एक साथ 2 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण वाकई अद्भुत होते हैं। लेकिन मैं पंप हाइड्रो का जो एक नया प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने वाला, केवल उसका उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मैं बीते समय हैदराबाद गया था। अब ग्रीनको कंपनी ने बहुत अच्छे प्रकार से पंप हाइड्रो का बिजली उत्पादन का पूरे देश में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहां खड़ा किया। आजकल बिजली उत्पादन में भी कितने ग्रीन एनर्जी का बहुत समय चल रहा है, और ग्रीन एनर्जी का तरीका कैसा है कि पानी के 2 टैंक बना दो, एक ऊपर से रख दो और नीचे रख दो। जब बिजली की ज्यादा मांग और महंगी मिले तो पानी डालते हुए बिजली बनाते जाए और सप्लाई करते जाओ, और जब दिन में बिजली की दर कम हो जाए तो सोलर से वापस पानी ऊपर चढ़ा लो, तो टैंक फिर भर लो। तो ये जो केवल पहले डैम से बिजली बनती थी, उसके बजाय ये जो दोनों टैंक से बिजली बनती, बचपन में वो पानी के पाइप से गिलास में पानी ऊपर नीचे सबने करके देखा होगा, लेकिन ये पहली बार नया प्रयोग आ रहा है कि बिजली भी ऐसे बन जाती। ये हमारे राज्य के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब हम अपनी सरकार बना रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से राज्य से संबंध कैसा होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पानी बहुत, लेकिन राजस्थान हमको मालूम पड़ोस का प्रांत, अब वहाँ कई नगर पानी के कारण से सूखे में और बाकी कठिनाई में पलायन कर जाते हैं, काफी तकलीफ आती है। अब राजस्थान तो रेगिस्तान और तमाम प्रकार की बातों से जाने जाता है। हमने पीकेसी योजना, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, केन बेतवा नदी जोड़ना, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये नदी जोड़ो अभियान चलाया, जिसके बलबूते पर राज्य भी समृद्ध हो और हमारे यहाँ के भी अंदर की जो ताकत है और आर्थिक रूप से बढ़ते जाए। इसी आधार पर जब यह पंप हाइड्रो का प्रोजेक्ट खड़ा किया, अब 25 साल से राजस्थान और मध्य प्रदेश का इस बात का झगड़ा चलता रहा कि हम 5% पानी ज्यादा दे दें, उनने का 5% क्यों दे दे। हमारे अधिकारी इस बात के लिए लड़ते रहे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान के साथ ऐसा झगड़ा चल रहा जैसे भारत पाकिस्तान का चल रहा। जब पहली बार हमारे सामने विषय आया, हमने कहा भाई राजस्थान की क्या दिक्कत है, हमने कहा राजस्थान को चंबल 5% ज्यादा पानी देना पड़ेगा। हमने कहा राजस्थान को पानी देना पड़ेगा तो अपने पास पानी कम है क्या? नहीं, पानी तो बहुत है, लेकिन क्यों दे, हमारा संसाधन क्यों बांटना चाहिए पास में। हमने कहा बाप रे बाप, दुनिया में सबसे ज्यादा नदी कहीं अगर है तो मध्य प्रदेश में, 250 से ज्यादा नदी मध्य प्रदेश में। अब राजस्थान 5% पानी ज्यादा ले ले तो क्या करें? तो अधिकारियों ने कहा साहब आप तो ये कह सकते हो, लेकिन हम IAS अधिकारी, हमारी ये कठिनाई है, आप ही की कठिनाई, हम राज्य के ऐसे हितों के खिलाफ नहीं लिख सकते। तो हमने कहा आप लिख दो कि हम नहीं दे सकते, हम लिख देंगे हम दे सकते हैं, हमको क्या जा रही है, भारत पाकिस्तान थोड़ी है, हमारा ही देश है राजस्थान, हमारा ही मध्य प्रदेश है, हमको क्या परेशानी। अरे इसमें क्या बड़ी बात, पानी बह के जा रहा है, यहाँ से चंबल से यमुना में, यमुना से गंगा में, गंगा से गंगा सागर में और आगे अरब सागर तक जा रहा है, लेकिन राजस्थान को पानी नहीं देंगे। बताओ आप कैसी बात है। हमने कहा सरकार ऐसे नहीं चलती, सरकार इस भाव से चलती है, हवा, पानी, बिजली, अरे हम तो अड़ोसी पड़ोसी के लिए जान कुर्बान कर देते हैं, ये तो पानी की बात, इसमें क्या परेशानी। हमने कहा नहीं बिल्कुल पानी मिलेगा। भजन लाल जी की बल्ले बल्ले हो गई, आनंद के साथ कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, खूब आनंद के साथ उन्होंने भी इस बात को भाषण में कोट किया कि अभी तक तो हम पुराने समय के अगर राज्यों के व्यवहार देखें तो कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक या आंध्र पानी के